Hello students and welcome back to our channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and in this video we will discuss about chromosomal theory of inheritance in details. So start करते हैं। अभी तक हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब क्योंकि 1900 तक फैक्टर्स के बारे में इतना सभी नहीं जानते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि माइक्रोस्कोपी उतनी डेवलप्ड नहीं थी। डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम्स कुछ भी उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थे, तो जो मेंडल का काम था वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्राइज, कोरेंस एंड वन टिशरमार्क। इन्होंने क्या किया, जो मेंडल का वर्क था उसको इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग वर्क किया ऑन मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स पर, और सिर्फ एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी की वजह से 1900 तक जो माइक्रोस्कोपी थी उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गई थी, और उस वजह से इन्होंने सेल डिवीज़न ऑब्जर्व किया, मियोसिस माइटोसिस की स्टडी की, और उस टाइम पर इन्होंने देखा कि सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं डेट अपीयर टू डबल, और जो डिवाइड होते रहते हैं हर सेल डिवीज़न से पहले। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी की वजह से इन्होंने सेल डिवीज़न ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि मियोसिस माइटोसिस के टाइम पर कुछ सेल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं और हर सेल डिवीज़न से पहले डिवाइड होते रहते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन्स कलर, सो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। उन्हें स्टेन करके देखा जा सकता था। अब इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, सटन एंड बोवेरी। अब जब सटन एंड बोवेरी ने इसको स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो जीन से काफ़ी रिलेटेड होता है। क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है वो जीन के बिहेवियर से काफ़ी रिलेटेड होता है, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर्ड होते हैं और हमारा जीन भी पेयर में होता है। सो chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri in 1902. उन्होंने देखा सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम्स है वही कैरेक्टर को लेके जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वही जीन को कैरी करते हैं। सो द थ्योरी बिलीव्स दैट chromosomes are vehicles of hereditary information, possess Mendelian factor or genes, segregate and assort independently during transmission from one generation to the next generation. And chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri independently in 1902. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and also used chromosome movement to explain Mendel's laws. इसकी बात कर चुके हैं, and the important thing to remember are that chromosomes as well as genes occurs in pair. The 2 allele of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. So ये है हमारा chromosomal theory of inheritance. सो सटन एंड बोवेरी ने ये भी कहा कि जो क्रोमोसोम्स है वही जीन को कैरी करते हैं। सो बेसिकली क्रोमोसोम इज अ कैरियर और अ व्हीकल विच कैरीज जीन। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम मूवमेंट डिस्क्राइब जीन मूवमेंट। इसका क्या मतलब है कि क्रोमोसोम ही जीन को कैरी करके चलते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो क्रोमोसोम्स है रिजेंबल्स टू मेंडेलियन फैक्टर। जो क्रोमोसोम है वो मेंडेलियन फैक्टर से रिजेंबल करते हैं, जिसको हम आज क्या कहते हैं, जीन्स। फैक्टर्स को अब क्या कहा जाता है, जीन।
तो अब देख लेते हैं, नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. Chromosome occurs in pair, gene occurs in pair. Chromosomes segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. अब देखो जो पूरी सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम या एक ही जीन उस पेयर में से गैमेट्स में पास होता है और फिर वो वापस से रिस्टोर्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. Independent pairs segregate independently of each other and one pair segregates independently another pair. Now cell cycle में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एनाफेज स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर. इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ये है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. देखो इसमें क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट पर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज्ड है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4, और सेम इसमें भी. तो अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये वाला पेयर इधर आ गया और ये वाला पेयर इधर आ गया, सेम ऐसे ये वाला पेयर इधर आ गया और ये वाला पेयर इधर आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं है, और जब गैमेट्स बनेंगे, जर्म सेल बनेंगी, तो क्या होगा, दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही पास होगा क्रोमोसोम जर्म सेल में. तो ऐसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हो रहा था कि जो कोई भी कैरेक्टर था वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं था, इंडिपेंडेंटली पास हो रहा था प्रोजेनी में, हर जनरेशन में. तो ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, और फिर यहाँ से एक एक क्रोमोसोम जर्म सेल में पास हो गया. नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार और, कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स अकर्स इन पेयर. क्रोमोसोम्स और जीन जो हैं वो पेयर में अकर करते हैं सोमेटिक सेल में, या कह सकते हैं कि डिप्लॉइड सेल में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेंडेलियन फैक्टर थे, कैपिटल टी वो भी पेयर में थे. फिर नेक्स्ट है कि जो गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है फ्रॉम पेयर, और ऐसे ही जीन में भी 2 एलील्स थे, तो जब गैमेट बन रहे थे तो वहाँ से सिर्फ एक एलील ही पास हो रहा था. द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर आर रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. इसका क्या मतलब है कि जो पेयर्ड कंडीशन है क्रोमोसोम्स की या जीन्स की वो रिस्टोर्ड होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि क्या बताया कि जो जीन है वो एक एक टाइप का एलील कैरी करते हैं, एक एक टाइप का क्रोमोसोम कैरी करते हैं. तो जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, दोनों गैमेट्स का एक एक टाइप का जो क्रोमोसोम्स है वो कंबाइन हो जाएगा. तो वहाँ पर प्लॉइडी वापस से कैसी आ जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगा. और क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 46. ये क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता. अगर चेंज आता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है. ये था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे. मीन्स क्या इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है या नहीं, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने. उसको TH मॉर्गन भी बोलते हैं, और थॉमस हंट मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स भी कहा जाता है. शुरू में मैंने बताया था कि फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स TH मॉर्गन, और उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई इसको कॉमनली बोलते हैं. Drosophila as material for experimental genetics. Thomas Hunt Morgan, father of experimental genetics, selected fruit fly Drosophila melanogaster as experimental material. अब जैसे फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कौन थे हमारे, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, पी प्लांट. तो पी प्लांट को चूज करने के उनके अपने कुछ रीजंस थे. तो इसी तरह से TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया, तो उसके भी कुछ रीजंस हैं. वो रीजंस देख लेते हैं.
So Morgan chose Drosophila over pea plant because of following advantages. फर्स्ट वन इज, इन्होंने देखा कि जो इनका लाइफ स्पेन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, अबाउट 2 वीक्स, जबकि पी प्लांट का जो लाइफ स्पेन था वो अबाउट 4 वीक्स था। सो जो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होते हैं तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज़ करें जिसका लाइफ स्पेन बहुत कम हो। जैसे ईस्ट सेल पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसका लाइफ स्पेन होता है 90 मिनट्स का। सेकेंड पॉइंट है कि इन्हें इजीली लैब कंडीशन में इनको रियर किया जा सकता है, पाला जा सकता है और साथ ही साथ ब्रीड भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट कि इनकी ब्रीडिंग जो है वो थ्रू आउट द ईयर कराई जा सकती है। कहने का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर हम इन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। इसका क्या मतलब है कि एक ही मेटिंग में काफ़ी सारे ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। अब जितने ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ही हम देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने पास हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं। एंड लास्ट वन इज देयर इज़ अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। डायग्राम में भी दिखाई देता है, एनसीईआरटी का अगर डायग्राम देखो कि जो फीमेल है वो लार्जर है देन मेल। सो क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है मेल और फीमेल के बीच में। अब एक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 23 पेयर, उसमें 22 हमारे ऑटोसोम होते हैं और जो 1 पेयर है वो हमारा एलोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। तो अगर ड्रोसोफिला की मैं बात करूँ तो ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 3 पेयर जो है वो ऑटोसोम है और 1 पेयर है हमारा एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम। और इसमें जो गैमिटी होती है वो कैसी होती है, मेल में XY होती है और फीमेल में XX, सेम एज ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स क्रोमोसोमल कंपोजिशन कैसा होता है ड्रोसोफिला का, सेम एज ह्यूमन बींग्स। मेल में कैसा होता है, हेट्रोगैमिटी होती है। हेट्रो मीन्स ऑपोजिट, मीन्स डिफरेंट होते हैं X एंड Y। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो वो कैसे होते हैं, होमोगैमिटी, X एंड X। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्यों आते हैं, सो ही डिस्कवर्ड द बेसिस फॉर वेरिएशंस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंट किया कि और देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं वो क्यों आते हैं। बेसिकली इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़े कि वो कौन से जीन्स हैं जो सेक्स लिंक्ड हैं, और इन्होंने ये भी देखा कि जब कैरेक्टर्स पास होते हैं तो सारे डाई हाइब्रिड रेशो में पास नहीं होते। डाई हाइब्रिड रेशो हमारी क्या थी, 9:3:3:1। इन्होंने देखा कि जब कैरेक्टर्स पास होते हैं तो वो 9:3:3:1 से काफ़ी डेविएट होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। ये सब बातें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर पसंद आए, समझ आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।